तो इस वीडियो में हम लोग आज देखते हैं जो अभी लास्ट 2 तारीख को 2 जनवरी को जो सहायक सम परीक्षक का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके मैथ्स पेपर के सॉल्यूशन। ठीक है, सो देखो मैथ्स वाले पोर्शन को हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ़ ए रेशियो b प्लस सी इक्वल्स टू 1:2 एंड c:2 a प्लस बी इक्वल्स टू ये दिया हुआ है। देन b:a हमें फाइंड करना है, मतलब a अनुपात b प्लस सी दिया है, c अनुपात a प्लस बी दिया है, तो पूछ रहा है कि b अनुपात a जो है किसके बराबर होगा। तो देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते थे आप, हमें क्या दिया हुआ है पहले उसको लिख लेते हैं, a अपॉन में b प्लस सी। ठीक है, तो पहले लिख लो, आपको दिया क्या है, a अपॉन में b प्लस सी इक्वल्स टू 1/2 दिया हुआ था। उसके बाद c अपॉन में a प्लस बी इक्वल्स टू क्या दिया था, 3 और ये। ठीक है, अब देखो आपको निकालना क्या था, b अनुपात a, मतलब आपका पूरा का पूरा इक्वेशन किस रूप में होना चाहिए, b और a के रूप में होना चाहिए। तो आप यहाँ से एक काम कर सकते हो, यहाँ से आप c की वैल्यू निकाल लो। तो c की वैल्यू कितनी आएगी, 3 इंटू a प्लस बी अपॉन में 4। इसको यहाँ पर आप रख दो तो ये हो जाएगा a अपॉन में b प्लस सी। तो c की वैल्यू कितनी है, देखो 3a प्लस 3b अपॉन में 4 इक्वल्स टू 1/2। फिर इसके बाद जब एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा हमारा 4b प्लस 3a। एक काम करते हैं, 4 को ऊपर भी भेज सकते हैं हम लोग डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद ये हो जाएगा 4a अपॉन में 4 1 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7b धन a बराबर 1/2 हो जाएगा। फिर इसके बाद जब इसको हल करेंगे तो देखो ये कितना हो जाएगा, 4 दूने 8a बराबर 7b धन 3a हो जाएगा। ये a यहाँ के माइनस हो जाएगा तो 5a इक्वल्स टू 7b होगा। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या है, b:a, तो b अनुपात a निकालना है, तो b को यहीं रहने देते हैं, इस a को इधर भेज देते हैं। तो ये 5 को जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो हमें यहाँ से क्या आंसर मिलता, b अपॉन में a बराबर 5:7। देखो ऑप्शन में जो है 7:5 भी दिया हुआ था, लेकिन ये इसका करेक्ट आंसर जो है नहीं होगा। बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, सेकेंड क्वेश्चन है द एक्सपेंसेस ऑफ, देखो यहाँ हिंदी वाला पढ़ लेते हैं, ए तथा बी के खर्च का अनुपात जो है उनके एक्सपेंसेस का रेशो ये है। 3000 रुपीज को उनके मध्य जो है क्या किया जाता है, इक्वल जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यहाँ पर बोला देखो सम ऑफ 3000 इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ए और बी के बीच में 3000 रुपए को बराबर बांट दिया जाता है, मतलब टोटल पैसा कितना है हमारे पास, 3000। अब 3000 को 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ए और बी में, तो ए को कितना मिलेगा 1500, बी को कितना मिलेगा, इसको भी मिलेगा 1500। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं कि यदि ए जो है वो 600 रुपीज क्या करता है, सेव करता है। इफ ए सेव्स रुपीज 600 देन बी सेव्स, तो बी जो है कितना सेविंग करता है। सो देखो ए के बारे में इंफॉर्मेशन दिया, तो आप पहले ए के इंफॉर्मेशन से जो है क्या निकाल लो, उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो निकाल लो। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले उनके एक्सपेंस को अज्यूम कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ए का जो खर्चा है वो 3x है और बी का जो खर्चा है वो कितना है, 2x है। ठीक है, किसी भी आदमी की जो सेविंग है, सेविंग कैसे निकलती है, जो भी इनकम होता है उसमें से हम लोग एक्सपेंडिचर को कर देते हैं माइनस। ठीक है, सो देखो यहाँ पर ए की जो सेविंग है वो कितनी है, 600 रुपए है। ठीक है, तो ए की सेविंग, एक से हम लोग निकालते हैं, ए की सेविंग 600 है, इसको पैसा कितना मिला हुआ था 1500, और ए का खर्च कितना है 3x। तो यहां से ये 3x यहाँ आ जाएगा, ये 600 यहाँ चले जाएगा, तो यहाँ बचेगा 900। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। तो x का मान 300 आ गया। तो a का खर्च कितना है, अगर a का खर्च पूछता तो a का खर्च 900 है, और इसका खर्च कितना है b का, तो इसका खर्च जो है 600 है। तो हमें तो सेविंग पूछा है b का, तो यहाँ पर हम लोग निकालते हैं b की सेविंग। तो b का इनकम कितना था 1500, उसका खर्च कितना है 600, तो हमारे पास कितना बचेगा, b के, हमारे पास नहीं, b के पास कितनी सेविंग होगी, सेविंग ऑफ b इक्वल्स टू 900 रुपए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये 900 रुपए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, यदि एक संख्या को 300% बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं का 130% हो जाता है, वह संख्या कौन सी है। सो देखो आपको इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि कोई एक संख्या है, उसको आप ले लो x, उस x को 300 बढ़ाते हैं, तो x धन 300 बढ़ाया मैंने,
तो वह स्वयं का मतलब x का जो है 130% हो जाता है। तो 130% कैसे होगा? इसका 130% हो जाता है मतलब x का 130%, तो ये हो जाएगा 130 बटे में 100 हो जाएगा। फिर जब आप इसको हल करोगे तो ये कितना बनेगा? देखो हमारे पास क्या है, x प्लस 300 बराबर 130 बटे में 100 गुणित x हो जाएगा। अब यहाँ पर जब इसको आप गुणा करोगे तो ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा, 100x हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से आएगा 103x, ये यहाँ चले जाएगा, 100 यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो 30,000 बराबर कितना मिलेगा हमें? 30 मिलेगा। 0 से 0 काट दो, 3 से 3 काट दो, तो हमारे पास यहाँ पर x का मान कितना आया? 1000 आया। तो वो संख्या कौन सी है? 1000 है। एक तरीका तो ये है सॉल्व करने का। या दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यहाँ पर ये है कि आप जो है ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हो, कि आप जैसे 1120 को लिए, 1120 में अगर आप 300 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 1420 हो जाएगा। तो 1420 जो है, क्या वह 1120 का 130% है? नहीं होगा। तो इसी तरीके से आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो। जैसे 1000 आपने लिया, 1000 में 300 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? ये 1300, और वो अपने आप का 130 हो जाता था। देखो 1000 को 130 से मल्टीप्लाई करके देखो आपको क्या मिलेगा, वही 1300 मिलेगा। तो आप इसको ऑप्शन से भी जो है सॉल्व कर सकते थे। ऑप्शन से भी सॉल्व करोगे तो कितना आता है? ये 1000 ही जो है आएगा। ठीक है, चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है? देखो इसको हमें क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो है लिखना है। मतलब सबसे बड़ा फ्रैक्शन को पहले लिखना है, सबसे छोटे को लास्ट में लिखना है। तो ये तो सिंपल सा है। अगर आप डिवाइड करते हो, जैसे ये 3.5 वाले को डिवाइड करोगे तो ये आपको देगा 0.94 देगा। ठीक है, तो 2 तो पहले से ही है, तो 2, और यहाँ पर इसको जब ये आ रहा है, सब में 2 है, तो 2 से जानने की जरूरत नहीं है। आप पहले देख लो ये कितना आ रहा है, 0.94 आ रहा है। ठीक है, फिर 1.5 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे 2.7 से, तो ये आएगा हमारा 0.55 आएगा। फिर 2 को डिवाइड करते हैं जब हम लोग 7 से, तो ये हमें देता है 0.28 देता है। फिर उसके बाद जो है अगला जो है, देखो यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर 2/7 को हमने निकाल दिया। 2/7 कितना आया था? हाँ ठीक है। अब लास्ट में हमारे पास क्या बचा? 1.2। तो 1.2 को 2.4 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है हमारा 0.5 आता है। तो सबको हमने डिवाइड कर लिया। 0.35 की वैल्यू कितनी थी? ये थी। 1.5 की वैल्यू ये थी। 2.5 की वैल्यू ये थी। 1 पॉइंट की वैल्यू ये थी। अब सबसे बड़ा कौन सा है? 3.5 है। फिर उसके बाद 1.5 है। फिर 2/7 है, सॉरी 2/7 तो 0.8 था। 1.2 में 2.4 0.5 है, तो ये 0.9 है, 0.55 है, 0.5 है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर कौन सा बनेगा? बी जो है इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर जो है बनेगा। चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग अगले प्रश्न पर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप? पहले इसका जो है लोगे आप एलसीएम लोगे। ठीक है, तो एलसीएम लेने के बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से कैसे बनेगा। ये 3 और इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब ये 1 हो जाएगा। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और ये हो जाएगा 3 1 जा 3 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस इसके ऊपर में क्या है? 4 है। यहाँ क्या है? 3 है। और फिर यहाँ पर हमारे पास क्या है? देखो 1 प्लस है, और यहाँ 2 है। फिर यहाँ पर हमारे पास 1 + 1 है। ठीक है, फिर ये हो जाएगा, ये जो 3 है ये इसको जाकर मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 + 1 अपॉन में 1 + 2 अपॉन में 4 3 हो जाएगा 12 प्लस 3 + 12 अपॉन में 4 हो जाएगा। फिर देखो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 4 3 12, 12 + 12 हो जाएगा 24, और ये 4 यहाँ जाके इसको क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 1 + 1 अपॉन में 1 + 2, 4 3 12 प्लस ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 24, और ये 4 यहाँ आ जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, 4 3 12, 12 + 12 24, 2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा कितना हमारे पास? 4 2 8। तो ये हमें मिलेगा 1 अपॉन में 1 + 8 अपॉन में 24। सो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 8 1 जा और 8 3 जा, काट सकते हो ना। तो 1 + 1 अपॉन में क्या मिलेगा हमारे पास? 1 अपॉन में 3। 3 एकम 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4, और ये 3 ऊपर चले जाएगा, तो यहाँ मिलेगा 3/4। 4 एकम 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7। तो कितना आंसर आएगा? 7/4 इसका आंसर जो है 55 का आएगा। ठीक है,
अब देखो, इसके बाद बहुत सारे लोगों को जो है स्क्वायर रूट निकालने में जो है प्रॉब्लम हुई होगी, ठीक है। सो एक चीज तो देखो आप लोग, सबसे पहले यहाँ पर भी 47 है, यहाँ पर भी 47 है, यहाँ पर भी 47 है, तो आप कैसे स्क्वायर रूट निकालोगे? तो पहले तो आप ये काउंट कर लो कि इसमें डेसिमल के बाद कितने अंक हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक है, मतलब 8 अंक है, मतलब आपको क्या करना है, डेसिमल के बाद जो है 4 डिजिट मिलेंगे, 1 2 3 4 डिजिट बन के बाहर आएगा, ठीक है। अच्छा, अब रही बात इसका स्क्वायर रूट निकालने की, तो मैं यहीं पर आपको स्क्वायर रूट निकालना भी सिखा देता हूं, क्योंकि बहुत लोगों को जो है स्क्वायर रूट निकालने में प्रॉब्लम होती है। ये चीज तो आपको समझ में आ गया होगा कि डेसिमल के बाद 4 अंक होंगे। अब वो 4 अंक कौन से होंगे, तो पहले हम लोग यहाँ पर स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं 2209 का। मैं अलग से पेज में आपको बता देता हूँ कि कैसे स्क्वायर रूट निकाला जाता है, क्योंकि स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन कई बार हम लोगों को फंस जाते हैं, हम लोग नहीं निकाल पाते हैं। तो 2209 करके हमारे पास क्या है, यहाँ पर नंबर है, ठीक है। तो 2209 वाले को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, एक मिनट, हाँ ठीक है। ठीक, तो हमारे पास क्या था, 2209 था, ठीक है। अब इसके पीछे जितने चाहे जीरो जो है आप लगा सकते हो, तो मैं यहाँ पर 2 जीरो लगा रहा हूँ। फिर आप पीछे से 2 नंबर की पेयरिंग करोगे, इस तरीके से आप पेयरिंग कर दिए। अगर आपको जैसे बीच में इसके बाद यहाँ पर 1 डिजिट होता तो उसको अकेला छोड़ देते, ठीक है। तो पीछे से 2 की पेयरिंग बनाते हुए आनी है। अगर सामने कोई एक नंबर छूट जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद आपको क्या करना था, यहाँ पे देखो, यहाँ पर आपको एक ऐसा नंबर लेना है जिस नंबर का स्क्वायर करने से या तो 22 आए या इससे छोटा आए। तो आंसर है 4 लेंगे, तो 4, और यहाँ भी आएगा 4, तो 4 4 जा कितना हो जाएगा 16 यहाँ से माइनस करेंगे, यहाँ कितना बचेगा, हमारे पास 6 बचेगा। अब जैसे अगर आप नॉर्मल डिवीजन करते थे तो 1 डिजिट नीचे आता था, यहाँ पे 2 डिजिट नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा 609। फिर आपको क्या करना है, यहां पर जो भी यूनिट डिजिट रहेगा उसका डबल करना है। तो यूनिट डिजिट का डबल, यहां पर खुद ही यूनिट डिजिट है ये, तो इसका डबल कितना हो जाएगा 8। फिर यहां पर एक नंबर आपको ऐसा डालना है और वही नंबर आपको यहां डालना है। जैसे आपने यहां पर मान लो 3 डाला, तो ये बन जाएगा 83। तो यहां पर भी 3 डालोगे और यहां पर भी आएगा 3, और दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना है कि क्या वो 609 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 3 3 9 हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा, मतलब नहीं आए, बहुत छोटा है। फिर आप एक बार यहाँ पर 4 रख के देखोगे, फिर यहाँ भी 4 रख के देखोगे। इस तरीके से आपको हिट एंड ट्रायल यूज करना पड़ेगा। तो आप इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 रख के देखना। फिर जैसे आप 7 रखोगे ना, तो यहाँ पर 7 रखोगे, यहाँ पर भी 7 रखोगे, तो 7 7 49 आएगा, 4 आएगा, और 7 8 56 और 4 कितना हो जाएगा 60 आ जाएगा। तो जहां से ये पूर्णतः डिवाइड होना बंद हो जाता है, बस आपका वही स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है। इसके आगे तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये किसका स्क्वायर रूट है, ये 47 का जो है स्क्वायर रूट है, ठीक है। अच्छा, मान लो इसके बाद भी अगर कोई संख्या बच जाता तो कैसे करते, तो अभी देखो इकाई अंक कितना है 7, 7 का डबल कितना होगा 14, फिर 14 का 4 लिखोगे, यहाँ एक कैल्शियम आएगा, तो यहाँ सॉरी एक यहाँ जाएगा कैरी होगा, तो फिर 8 और 1 9 कितना हो जाता, 9 हो जाता। फिर यहाँ पर एक संख्या वैसी रखते हैं और यहाँ पर भी वही संख्या रखते हैं, जिसको मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर जो नंबर बचा हुआ या तो वो मिले या उससे छोटा मिले। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट किसमें है, देखो डेसिमल के बाद 4 डिजिट जो है यहाँ पर भी है, लेकिन ये 47 नहीं है, ये 407 है, तो हमारा आंसर तो 47 था। तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट वाला जो है ये होगा। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, जैसे 2209 है और यहाँ पर कितने जीरो हैं 8, तो ये कितना में बनता, ये जो है यहाँ पर 1 2 3 4 जीरो बन के बाहर निकलता, और ऊपर में कितना आता 47 आता। तो 47 को 10,000 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 0.0047 आएगा। फिर इसके बाद पूछा था निम्न में से कौन सी संख्या 99 से पूर्णतः विभाजित है। 99 से पूर्णतः विभाजित है मतलब आप एक काम करो, सबको 99 से डिवाइड कर सकते हो। 99 से जब डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कि कौन सी संख्या जो है डिविजिबल है। उसके बाद 58 वाले क्वेश्चन में पूछा था 2015 के निकट वह प्राकृतिक संख्या क्या है जो 65 से पूर्णतः विभाजित है। तो देखो 65 से ये भी विभाजित है, 65 से ये भी विभाजित है, लेकिन ये बोल रहा है कि इसके निकटतम, तो इसके निकटतम में कौन सा है 2535 है, ये भी डिविजिबल है लेकिन ये इससे ज्यादा दूर है। तो आप इसमें भी क्या करोगे, डिवाइड करके चेक करोगे, ठीक है, डिवाइड करने से कौन उसके क्लोजेस्ट आ रहा है करके।
फिर इसके बाद अगला है देखो 5 अंकों वाली सबसे बड़ी पूर्ण प्राकृतिक संख्या है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी ऐसी कौन सी संख्या है जो कि क्या है, एक स्क्वायर रूट है किसका, किसी नेचुरल नंबर्स का। तो जो मैंने अभी आपको टेक्निक बताई उसी टेक्निक से आपको क्या करना था, इसका स्क्वायर रूट निकालना था। तो एक और बार निकाल लेते हैं हम लोग, हमारा प्रैक्टिस भी हो जाएगा कि कौन सा इसका स्क्वायर रूट है। तो जैसे हम लोग ऑप्शन 1 को लेके चलते हैं तो 95481 95481, तो यहां पर पीछे से इन दोनों की पेयरिंग करोगे, 9 अकेला रह गया, रहने दो कोई बात नहीं है। तो यहां पर एक ऐसा संख्या लो जिसका स्क्वायर करने से या तो 9 मिले या 9 से छोटा मिले, तो 3 3 9 होता है, 9 कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर से 2 नंबर आएंगे, एक नंबर नहीं आएगा, 2 नंबर आएगा। फिर इस 3 का, ये 3 खुद ही इकाई है, इसका डबल करेंगे तो कितना आएगा, 6। अब यहां पर भी 1 अंक डालना है, यहां पर भी 1 अंक डालना है। तो जैसे अब अगर यहां पर आप 1 डालते हो तो ये कितना हो जाएगा, 61 × 1, तो ये तो 54 से ज्यादा हो गया। तो फिर यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा 0, तो मैं यहाँ भी डालूंगा 0, तो फिर यहाँ आ जाएगा 0, तो 0 माइनस होगा तो यही बचेगा, ऊपर से 2 अंक आ जाएंगे। अब देखो इसका इकाई अंक कौन सा है, 0, तो 0 का डबल क्या होता है, 0 ही होता है। फिर यहाँ पर आपको एक ऐसी संख्या रखनी है और यहाँ पर भी वही संख्या रखनी है जिससे इसका स्क्वायर या तो 5481 के बराबर आए उसी संख्या से मल्टीप्लाई करने से, या फिर उससे छोटा आए। तो यहाँ तो इसके बाद कोई डिजिट ही नहीं है, मतलब यही एग्जैक्ट नंबर आना चाहिए। तो जैसे मान लो मैं यहाँ पर ये बड़ा नंबर है तो मैं 9 रख के देखता हूँ कितना आता है। सो 9 9 81 और ये हो जाएगा 54। सो देखो 95481 ये किसका स्क्वायर रूट है, ये 309 का स्क्वायर रूट है। इसी तरीके से आप लोगों को जो है बाकी सबका निकालना है, लेकिन ये पूछा है बड़ी संख्या कौन सी है। तो भले ही ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है लेकिन इससे बड़ी संख्या ये है, इससे बड़ी संख्या ये है, तो आपको देखना है कि बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो जब आप 99856 का निकालोगे, इसका स्क्वायर रूट निकालना आपको मैंने सिखाया है, तो सिमिलरली आप जब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपको इसका स्क्वायर रूट जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसी तरीके से उसको सॉल्व करना। ये 316 का जो है स्क्वायर रूट जो है आएगा और ये बड़ी संख्या है। और रही बात इसकी, क्या ये आएगा क्या 9946, तो ये किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। ठीक है, तो आप यहां से इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। 60 वाले क्वेश्चन पे बोल रहा है, देखो a का 30% जो है b का 15% है। ठीक है, मतलब a कोई संख्या है और उसका जो 30% है ना वो b के 15% के बराबर है, और b जो है वो c का 20% है, तथा a जो है c का x% है। तो x का मान क्या होगा, तो पहले ध्यान से देख लो। यहाँ पे दिया क्या है हमारे पास, यहाँ पर दिया हुआ है a का 30%, तो लिख लो आप a का 30% कैसे होगा, a गुणित 30/100 होगा। फिर बोल रहा है कि b का 15% है, 15% भी लिख लो, ये हो जाएगा 100 से 100 गया, 15 कम 15, 15 दूने 30। तो यहाँ पर 2a बराबर हमें क्या मिल गया, a, मतलब 2a बराबर b, एक रिलेशन मिल गया। दूसरा जो b है वो c का 20% है, जो b है वो c का 20% है। तो 20% मतलब ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो सॉरी यहाँ पर b है, तो 5 टाइम्स ऑफ b जो है वो c के बराबर है। ठीक, तो यहां पर ये पूछ रहा है a बराबर 6 का 1% है, तो a बराबर c का x% है। x% मतलब x/100। तो यहां पर इस x की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, तो आप यहां पर एक काम ये कर सकते हो, क्या काम कर सकते हो, देखो यहां से इस c को यहां ले आओ, तो ये बन जाएगा आपका a/c = x/100। अब यहां से आप क्या करो, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, b को एक साइड रखो, b साइड, और इधर मिलेगा हमें 2a/c, तो b से b कट जाएगा, ये 5 1 जा 5 है, ये नीचे आके 10 हो जाएगा। तो a/c हमें कितना मिलेगा, 1/10। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/10, 1/10 बराबर x/100, 10 एकम 10, 10 दाम 100। तो x बराबर कितना आएगा, 10% जो है आएगा। तो यहां पर 10 दिया है, x का मान पूछा है तो 10 होगा यहां पर। ठीक है, फिर ये जो 61 वाला जो क्वेश्चन है, इसको अगर आप इक्वेशन बना के सॉल्व करोगे तो इक्वेशन बनाकर ये सॉल्व नहीं हो रहा था, लेकिन जब आप ऑप्शन को लेकर सॉल्व करते तो ऑप्शन को लेकर सॉल्व करने से ये बन रहा था। ठीक है, तो जैसे अगर बी ऑप्शन को अगर आप लेते 20/27, तो 20 का जो है 140% कितना निकलेगा, तो 20 का जो है 140% जो है 8 आएगा।
ठीक है, मतलब 20 को 140% बढ़ाओगे तो ये 28 हो जाएगा, ठीक है, और जब इसको 200% बढ़ाओगे तो ये 54 हो जाएगा। तो बोल रहा था कि अगर हम लोग इसको 140% बढ़ाते हैं और इसको 200% बढ़ाते हैं तो रिजल्ट जो होता है ये आता है, देख लो, 14 दूने 28, 27 दूने 54। तो ऑप्शन से ये तो आ रहा है लेकिन इक्वेशन से जो है ये नहीं आ रहा था, तो हो सकता है कि ये वाला क्वेश्चन जो है स्किप हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो, एक व्यक्ति 6,000 रुपये मूल्य की वस्तुएं खरीदा और आधी वस्तुएं 10% लाभ पर बेचा, मतलब 3,000 रुपये जो है उसको 10% के लाभ पर बेच दिया। शेष वस्तुओं को किस प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए ताकि सकल लाभ 25% हो। मतलब हमें टोटल जो प्रॉफिट चाहिए, टोटल प्रॉफिट 6,000 का चाहिए, ठीक है। सो वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल प्रॉफिट। तो हमारे पास कितना पैसा है, 6,000। 6,000 का 25% हमें प्रॉफिट चाहिए, तो 6,000 का पहले 25% प्रॉफिट आता कितना है वो देख लेते हैं हम लोग। तो जब हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 6,000 का 25% निकालेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1,500। तो हमें जो फाइनल जो लाभ चाहिए वो कितने का चाहिए, 1,500 का चाहिए। लेकिन इसमें से आधे को उसने 10% पर बेच दिया, मतलब जो 3,000 रुपये हैं, 6,000 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है ना, आधे को इधर बेचा, आधे को इधर दिया हुआ है। तो यहाँ पर इस 3,000 रुपये पर 10% से उसने प्रॉफिट ले लिया। तो 3,000 का 10% कितना आता है, 3,000 का 10% आएगा 300 रुपये। तो 300 रुपये जो है हमें मिल गया। तो अब यहाँ से 300 रुपये यहाँ से मिल गया, कितना बचा, 1,200। अब 1,200 का प्रॉफिट हमें कमाना है कहाँ से, इस 3,000 से। तो 3,000 का मैं कितना प्रतिशत निकालूं जिससे मुझे 1,200 मिले। 1020 1020 काट दो, फिर यहां से जो है 3,000 का हमें कितना प्रतिशत निकालना है जिससे ये हमें कितना का लाभ दे, 1,200 का लाभ दे। तो 3 एकम 3 और ये हो जाएगा 3 4, और यहां से ये कितना हो जाएगा 400, ठीक है। 2 0 काट दिया हमने, 2 0 यहाँ पे भी काट दिया, x% चाहिए ना हमें। तो यहां से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो अच्छा 1 0 यहां से भी काट सकते हैं, तो 10 बचेगा, 10 यहाँ किसको मल्टीप्लाई करेगा। तो x देखो मैं वापस से समझा देता हूं क्या हुआ। यहाँ पे 3,000 था, उसका कितना प्रतिशत चाहिए जिससे ये क्या हो जाए 1,200 का प्रॉफिट करे, ठीक है। तो 1 0 2 0 काट दिए, 1 0 2 0 काट दिए, 1 0 यहाँ से कटा, 1 0 यहाँ से कटा, 3 एकम 3 3 चौके 12, और ये 10 इसको जाके मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 40%। तो 40% जो है इसका आंसर जो है होगा। दूसरे से हमें कितना प्रतिशत लाभ कमाना है, अगर 1,500 का लाभ चाहिए तो फिर हमें 40% से उसको बेचना पड़ेगा एक्स्ट्रा सेकेंड वाले पोर्शन को। अब आगे चलते हैं 63rd वाले क्वेश्चन पे। देखो 63rd वाला क्वेश्चन क्या है, इफ P बराबर 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 7 गुणित 7 गुणित 7 और Q बराबर 3 गुणित 3 गुणित 4 गुणित 5 गुणित ये दिया है, ठीक है। और R जो है यहाँ पर एक संख्या है R, और ये जो R है ये HCF है किसका, P और Q का। तो सिंपल सा है, आपको P और Q का क्या निकालना है, HCF निकालना है। HCF मतलब महत्तम समापवर्तक। तो देखो ये जो 4 है ना Q में जो दिया है, इसको हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं 2 गुणित 2 करके। तो अब देखो दोनों में क्या क्या उभयनिष्ठ है, HCF मतलब उभयनिष्ठ को देखते हैं। तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ एक 3 है, यहाँ एक 3 है, तो इंटू 3 हो जाएगा। यहाँ एक 5 है, यहाँ एक 5 है जो कॉमन है, ठीक है। यहाँ एक 7 है, यहाँ एक 7 है। अब सबको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको कितना देगा, 210 देगा। तो इसका करेक्ट उत्तर कौन सा होगा, 210 होगा, ठीक है। फिर 64 वाला जो क्वेश्चन है, देखो जब भी आपको इस तरीके से LCM और HCF वाला क्वेश्चन मिलता है, आप इसको ऑप्शन से सॉल्व करने की कोशिश किया करना, ठीक है। क्योंकि अगर आप इक्वेशन बना के करोगे तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, वहां से भी बन जाएगा, ठीक है। कि LCM 2 संख्या मानोगे, फिर 2 संख्या का LCM निकालोगे, फिर उसका HCF के लिए ये मानोगे, फिर प्लस इतना है, तो वहां से ना बहुत ज्यादा थोड़ा सा टेंशन हो जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करो, ऑप्शन से सॉल्व करो। देखो कंडीशन क्या है, पहला है कि यदि एस तथा टी का एलसीएम 70 है, मतलब 2 संख्याएं ऐसी हैं जिसका जो है एलसीएम 70 है, तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो बाकी सारे नंबर्स के टेबल में आता है। जैसे मैं बोलता हूं कि ए और बी का एलसीएम 10 है, या मान लो मैं 12 है बोलता हूं, इसका मतलब क्या है कि यहां पर ये 12 ऐसा नंबर है जो ए के भी टेबल में आता है, ए के पहाड़े में भी आता है और बी के पहाड़े में भी आता है। जैसे 2, 3 और 4 का लघुत्तम 12 होता है।
तो 12 जो है 2 के पहाड़े में भी आता है, 3 के पहाड़े में भी आता है, 4 के पहाड़े में भी आता है। तो इनका एलसीएम 70 है, मतलब वो दो संख्याएं ऐसी हैं जिनके टेबल में 70 आता है। क्या 17 के टेबल में आता है? नहीं आता, मतलब ये हो ही नहीं सकता। 35 के टेबल में आता है हस, हाँ आता है, 35 दूनी 70, 10 सत्ते 70, ये तो हो रहा है सेटिस्फाइड। देख लेते हैं कुछ और भी सेटिस्फाइड हो रहा है क्या। तो 25 के टेबल में तो नहीं आता है, 20 के टेबल में भी नहीं आता है। 14 पंचे 70 और 35 दूनी 70 होता है, तो या तो 20 का सही उत्तर होगा या फिर डी इसका करेक्ट उत्तर होगा। लेकिन यहां पर एक और चीज दिया, देखो HCF 5 है। HCF मतलब क्या है? महत्तम समापवर्तक। तो HCF होता क्या है? एक ऐसा नंबर जो दोनों संख्या को डिवाइड कर सकता है। तो दोनों संख्या को डिवाइड कौन सा करेगा? 35 जो है 5 से डिवाइड होगा, 10 जो है 5 से डिवाइड होगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 14 5 से डिवाइड तो होगा नहीं, 35 तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन दोनों संख्याएं होनी चाहिए ना, यहां से भी एलिमिनेट कर सकते हो। और जोड़ने से 45 होना चाहिए, तो 35 और 14 को जब आप जोड़ोगे कभी भी 45 जो है नहीं होगा। तो आप ऐसे भी एलिमिनेट करके बना सकते हो। इसको इक्वेशन से बनाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो आप इसको इक्वेशन से ना बनाएं। 65 है, यदि 1 लाख का 0.2% और 1000 का 2% निकालोगे ना, तो यहां पर दोनों संख्याएं बराबर मिलेंगी। ठीक है, आप करके देख सकते हो कि इसका आप निकाल लो 0.02%। ठीक है, ये आएगा आपका 20, और 1000 का भी 2% निकालोगे 1000 का, तो ये भी कितना आएगा? ये भी जो है 20 आएगा। दोनों संख्याएं बराबर हैं, तो P बराबर Q होगा, कोई छोटा या कोई बड़ा जो है नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, चलो 66 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में वार्षिक गणना इतना रुपए होती है, तो मूल राशि कितनी होगी? तो यहाँ पर देखो ये जो 1323 रुपए है, ये मिश्र धन है, तो आपको मिश्र धन दिया हुआ है। ठीक है, और मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है? मिश्र धन बराबर मूलधन और क्या होता है? ब्याज होता है। और सिंस यहाँ पर क्या हो रहा है? साधारण ब्याज बोला है ना, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज बोला है। तो देखो चक्रवृद्धि ब्याज में आपको फॉर्मूला पता होगा कि A बराबर 1 + R/100 की घात में n होता है। तो मूलधन पूछा है, तो यहाँ पर हमें ये तो पता है कि कितना हो रहा है, 1323 रुपए हो रहा है। P हमें चाहिए कितना प्रतिशत के हिसाब से हो रहा है? 5% के हिसाब से हो रहा है, और कितने सालों में हो रहा है? तो यहाँ पर आंसर है 2 वर्ष में हो रहा है। तो इसको हम लोग हल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक कम, ये हो जाएगा 20, तो 20 से कम 20 और एक हो जाएगा 21, 21 बटे में 20 का होल स्क्वायर। फिर ये क्या हो जाएगा? 1323 गुणित 20 गुणित 20, और यहाँ से फिर ये आ जाएगा 21 गुणित 21। तो आप इसको सॉल्व कर लो, तो 21 गुणित 21 करने से ये कितना आएगा हमारा? इसको आप हल करोगे, इसको काटोगे, तो यहाँ से जो है कितना आ जाएगा आपका? 1200 जो है आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो 67वें नंबर के क्वेश्चन पर 4% ब्याज पर 6000 रुपए पर प्राप्त 1 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जब गणना वार्षिक हो और अर्धवार्षिक हो। तो देखो यहां पर आपको ब्याज की गणना करनी है। तो देखो 1 ही वर्ष दिया है, तो एक अगर वार्षिक गणना होगी तो 4% कितना आएगा? 6000 का वार्षिक 1 साल में कितना आएगा? 4% मिलेगा, तो कितना मिलेगा? 240 रुपए। तो अगर हम लोग वार्षिक ब्याज की गणना करेंगे तो 240 रुपए मिलेगा। लेकिन अगर अर्धवार्षिक करेंगे तो अर्धवार्षिक का फॉर्मूला क्या होता है? देखो अर्धवार्षिक का फॉर्मूला अमाउंट निकालने का, मिश्र धन निकालने का, R/200 की घात में 2n होता है। तो यहां पर हमें कितना दिया है? P जो है हमें 6000 दिया है, और ब्याज कितना प्रतिशत से बढ़ रहा है? देखो यहाँ पर जो ब्याज है 4% की दर से, तो यहाँ पर रख दो 4, और यहाँ देखो 100 नहीं है ना, यहाँ 200 है, इसको याद रखना, और साल तो एक ही है, तो n की वैल्यू हो जाएगी 1। फिर इसको जब हम लोग हल करेंगे 4 एकम 4 4 50, तो ये हो जाएगा 51 बटे में 50 की घात में 2, तो ये आएगा हमारे पास 242.4। तो 242.4 आ रहा है, और दोनों में अंतर कितने का आएगा? 2 रुपए 4 पैसे का जो है 40 पैसे का जो है अंतर जो है आएगा। ठीक है, इसके बाद ये तो सिंपल सा है कि इसको क्या करना है? आरोही क्रम में जो है जोड़ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो जो सबसे बड़ा नेगेटिव होगा वो उतना ही छोटा होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा नेगेटिव ये है, ये सबसे छोटा है, फिर ये जो है इससे ये सबसे छोटा है, फिर ये बड़ा है, फिर ये बड़ा है, फिर ये बड़ा है, तो पहला वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है।
69 वाला देखो, यहां पर दिया हुआ है कि 2 की घात में x माइनस 1 प्लस 2 की घात में x प्लस 1 बराबर 320 है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? देखो, आपने पढ़ा होगा कि अगर दो संख्याएं गुणा हो रही हैं, अगर उनका आधार बराबर है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो यहां पर अगर घातें जुड़ी हुई हैं तो उसको अलग भी तो कर सकते हैं। तो यह हो जाएगा 2 की घात में x इंटू 2 की घात में माइनस 1, 2 की घात में 1 धन 2 की घात में 1 बराबर 320 हो जाएगा। फिर दोनों से 2 की घात में x कॉमन ले लो। अच्छा, 2 की घात में माइनस 1 को 1/2 भी तो लिख सकते हैं। फिर यहां बचेगा 2 बराबर यह हो जाएगा 320। फिर यह हो जाएगा 2 की घात में x, 2 एकम 2 2 4, यह हो जाएगा 5, 5/2 बराबर 320। तो 5 एकम 5, 5 छक्के 30 और ये हो जाएगा 5 चौके 20, 64। तो 2 की घात में x, ये 2 इसको गुणा भी तो करेगा ना, तो ये हो जाएगा 128। तो 128 जो होता है वो 2 की घात में 7 होता है। तो जब दोनों का आधार बराबर है तो घातों को हम लोग तुलना कर सकते हैं। तो कितना आएगा? x बराबर 7 आएगा। यहां पर 70वां क्वेश्चन भी सेम है। दो संख्याएं हैं, उनका जो योग है वो 42 है। उनका महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक 6 है। 6 जो है उसका महत्तम समापवर्तक है और 60 जो है उसका क्या है? लघुत्तम समापवर्तक है। तो वो दो संख्याओं का आपको योग निकालना है। तो देखो, दो संख्याएं ऐसी हैं जिसका एलसीएम जो है, जिसका एचसीएफ 6 है और जिनका एलसीएम जो है 60 है। तो आप वो दो संख्याएं कौन कौन सी लोगे? इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे दो संख्याएं, आप एक काम करते हैं हम लोग, दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग दिया है ना, तो दो संख्याएं अगर आप x और y मानोगे तो उनका जो योगफल है वो 42 आएगा। ठीक है, फिर उनका एलसीएम और एचसीएफ दिया है, तो आपको पता होगा कि दो संख्याओं का जो गुणनखंड होता है वो उसके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो यहाँ पर दो संख्याएं कौन सी है? x और y, और उनका एलसीएम और एचसीएफ कितना है? 6 और 60। अब देखो यहाँ पर सॉल्व करेगा तो यह आ जाएगा 360, यह हो जाएगा x इंटू वाई बराबर 360। तो हमें यहाँ पर x और y चाहिए, तो आप यहाँ से इस x का मान उठाकर यहाँ रख दोगे, फिर आपको y मिल जाएगा, फिर यहाँ पर वापिस से रखोगे तो x मिल जाएगा। फिर उनके व्युत्क्रमों का योग निकाल देना है, तो 1/x प्लस 1/y करके निकाल देना है। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं। इसके सेकंड पार्ट में हम लोग मैथ्स और रीजनिंग आगे के बारे में जरूर देखेंगे। तो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।